हेलो साथियों, आप सभी के बीच दोबारा से आ गए हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। किसके सॉल्यूशन के बारे में? फेज़ 11 का जो पेपर आया हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस दूसरी वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चनों को डील किया जाएगा, किस तरीके से नहीं, और क्या क्वेश्चनों की अप्रोच हो सकती है जो ईजी हमारे लिए काम करे। उन सभी बातों पर आज हम काम करने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन थे, किस तरीके से नहीं थे। आइए बाकी सीरीज में इसमें क्या कहा गया है, अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% एंड इट इज़ फर्दर इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। देखो ये है, पहले तो ये बात लिख लेते हैं, फेज़ 11 और उसकी है ये दूसरी वीडियो यानी कि पार्ट सेकेंड। इसमें पहला क्वेश्चन ये कहा कि एक नंबर को पहले इंक्रीज़ किया गया, फर्स्ट इंक्रीज़ है वो 5% और सेकंड इंक्रीज़ है वो, उसके बाद दोबारा इंक्रीज़ कितना किया गया, उसके बाद इंक्रीज़ किया जाता है 20%। आपसे अब ये पूछा गया ऑप्शन क्या दिए गए हैं, देखो इसको 26% दिया गया ऑप्शन, 30% आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 16% आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 18% ऑप्शन दिए गए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहले कहा गया है कि अगर से मैं 5% इंक्रीज़ करूं और फिर उसे मैं इंक्रीज़ करता हूं 20%, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज़ होगा वो नंबर, ये बात पूछी गई है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक जनरली हम ये बात लगा लेते हैं, a प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये वाली बात लगाकर जो भी आंसर आता है वो ओवरऑल में होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात ये आ जाती है कि ये बात अगर 2 बार इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात कही गई हो तो बात सही है, बात चल जाती है। लेकिन दोस्त मेरे, जब 2 से ज़्यादा बार बात कहे कि 3 बार कह दें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की बात, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बातों को लेकर। इसी वजह से अब हम देखते हैं बात को, इसे यूज़ न करते हुए इसके स्थान पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं। हमने मान लिया कि नंबर 100 था, जब मैं उसको 5% इंक्रीज़ करूँगा तो आप कहेंगे 5% इंक्रीज़ करने का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब नंबर जो है वो 21/20 हो गया, तो उसे मैंने 21/20 कर दिया। फर्दर मैंने उस नंबर को 20% इंक्रीज़ किया, इसका मतलब 1/5, तो इंक्रीज़ होने के बाद ये कितना हो जाएगा 6/5, तो मैंने उसको 6/5 से फिर से इंक्रीज़ कर दिया। तो आप यहाँ से कहेंगे ये इससे कट जाएगा, 20×5 100, 100 से ही कट गया। तो आपने क्या देखा, 21 के मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। ये साथियों 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कितना ज़्यादा है, इसमें से या 100 माइनस कर दो, 26% आ जाएगा। यही इसका आंसर था और आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बस आपको इतनी अप्रोच लेनी थी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है द मीन वेट ऑफ 32 स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़ 50। इफ़ द वेट ऑफ अ टीचर इज़ इंक्लूडेड द मीन राइजेज बाई 500 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। इसने दूसरे क्वेश्चन में ये कहा है कि किसी क्लास के जो 32 स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन वेट है वो 50 ग्राम है, 50 किलोग्राम है, 50 केजी है। जब एक टीचर को इसमें इंक्लूड कर लिया गया, टीचर के इंक्लूड होने की वजह से ये जो है आधे किलोग्राम से, मतलब 500 ग्राम से बढ़ गया, तो आप ये कह सकते हैं 50.5 किलोग्राम इतना हो गया। कितना इंक्रीज़ हुआ, तो आपने कहा 0.5 केजी, इतना इंक्रीज़ होता है। आपसे इस टीचर का वेट पूछा गया, ऑप्शन भी लिख लो इसके क्या है। ऑप्शन है 64.5 केजी पहला, दूसरा ऑप्शन है 63.5 केजी, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है 65.5 केजी और लास्ट ऑप्शन है 66.5 केजी। ये इसके ऑप्शंस हैं। चलिए बातों को देखते हैं किस तरीके से बात होगी, किस तरीके से नहीं, और क्या क्या हमारी अप्रोच हो सकती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक छोटी सी बात समझाई थी, आज एक बार फिर से बातों को समझा देता हूँ। जब कभी भी किसी व्यक्ति के पास एवरेज से ज़्यादा होगा देन वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में शामिल होता है, ग्रुप में शामिल होने के बाद उसके पास एवरेज से ज़्यादा है, देन वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
और जैसे ही वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सभी का एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर ये पॉइंट, पहला बात क्लियर हो गई। दूसरी बात में ये, अगर कोई व्यक्ति एवरेज से कम रखता है और ग्रुप में शामिल कर लिया गया उसके पास एवरेज से कम है और उसे ग्रुप में शामिल कर लिया गया, तो वो एवरेज को घटा देगा क्योंकि सभी से उसे लेना पड़ेगा, सभी से गेन करना पड़ेगा। और ये गेन करना और ये डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जब वो गेन करेगा सभी से तो इंक्रीज हो जाएगा एवरेज, जब वो जब सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इंक्रीज हो जाएगा एवरेज, जब सभी से गेन करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा एवरेज, उतना इंक्रीज उतना डिक्रीज। इस बात को समझते हैं। तो आपने कहा 32 का एवरेज जो है वो 50 है, जैसे ही एक शामिल हुआ एवरेज 50.5 हो गया, तो आप यहाँ से ये कहेंगे कितने का पॉइंट का चेंज आया है, 0.5 का चेंज आया। किन की वजह से? 32 की वजह से। जब मैंने 32 में 0.5 0.5 0.5 करके डिस्ट्रीब्यूट किया होगा मेरे दोस्तों, तभी तो सभी का एवरेज 0.5 से इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ होगा? 32 इंटू कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 32 इंटू इतना, 5 × 15 5 दूनी 10, 160 एक पॉइंट पर डिजिट आ जाएगा। इसका मतलब 16 किलोग्राम उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, हाँ या ना भाई? 16 किलोग्राम डिस्ट्रीब्यूट किया है और 50.5 अपने पास रखा है, तो घर से कितना वेट था उसका ओरिजिनली? 66.5 kg। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है ये वाली बात भी और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इस पर बहुत सारी बातें हैं, मैंने एक वीडियो उसमें ग्रुप में डाली हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको एवरेज की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच को समझते हैं। ये कहता है अ पर्सन कवर्स 48 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ, मतलब एक व्यक्ति जो है, ये थर्ड क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति जो है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 48 किलोमीटर है और इसको कवर करता है वो कितनी स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये पॉइंट ए से चला, उसके बाद फिर वो कवर करता है कितना? 36 किलोमीटर। ये 36 किलोमीटर का टुकड़ा उसने कवर किया और 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर किया। अगेन उसने कहा कि 16 किलोमीटर का टुकड़ा कवर किया, 16 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रखी? 8 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में वो कहता है कि आप ये बता दीजिए यहाँ तक, इस पॉइंट बी तक, वो कहता है कि आप ये बता दीजिए इसकी होल एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड बता दीजिए कि उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड क्या थी, ये पूछा गया। इजी सी बात है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम, मतलब पूरी जर्नी के दौरान उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो और जितना समय लगाया है वो। अच्छा, डाटा में अगर आप देखो तो डाटा में आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेगा कि टाइम कितना लगा है, इसलिए पहले इससे का अगर टाइम मैं निकाल दूं तो इसे फर्स्ट पार्ट में, मतलब इसे अगर मैं m मान लेता हूँ, इसे n मान लेता हूँ, तो a m में टाइम कितना लगा होगा? 48/8, 8 × 48, 6 घंटे लगे होंगे। अगर मैं m n में देखता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 36/18, 2 घंटे लगे होंगे। और अगर मैं n से b का देखता हूँ टाइम कितना लगा, 16/8, तो यहाँ भी 2 घंटे लगे होंगे। टाइम हमें मिल गया तीनों का। टोटल कवर डिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं एवरेज स्पीड देखूँ, एवरेज स्पीड तो कितना हो जाएगा? 48 + 36 और +16 बटे 6 2 2, 6 + 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8 12 और 8 20, 20 के 0 हासिल लगे कितने लगे हासिल? या आप कह सकते हैं ये 84 100 हो जाएगा। कितना हो गया? 100 भाई, 4 3 7 और 1 8 और 20 ये रहा, 100 हो गया बटे 10। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था।
बताइए ये बात समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है बातें? चलिए बहुत अच्छे, आगे बात को समझते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, किस तरीके से नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के डाटा को समझते हैं। इसने कहा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है 2019 में भी आया है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ए और बी किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को कितने में कर सकते हैं? 25 दिन में कर सकते हैं। फर्स्ट 6 and 8 days वर्क डन बाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आफ्टर ए लेफ्ट। इसके बाद यानी कि पहले ए और बी ने जो है 6 और 8 दिन काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। एंड सी द जॉइन द वर्क एंड सी कंप्लीट द वर्क 40.5 days। अगर सी अकेला काम करता तो कितने दिनों में कर देता, ये क्वेश्चन में पूछा गया। पहले आप लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 200। ठीक है, 40 पंजे 200 और 25 अठे 200। अब वो कहता है कि ए और बी जो है 6 दिन काम करते हैं, तो आप ए और बी का पहले 6 दिन का काम प्लस, क्योंकि बी ने 8 दिन काम किया और उसके बी के छोड़ देने के बाद, ए के छोड़ देने के बाद ठीक उसी दिन कौन आ जाता है? सी आ जाता है। तो 2 दिन जो है बी और सी मिलकर काम करेंगे। या डाटा को ऐसे समझ लो, देखो यही बात बिल्कुल इजी थी यार, यही समझो। 6 दिन इन्होंने मिलकर काम किया, 2 दिन बी और सी का काम होगा, और प्लस 38 जो सी है उसने 38.5 डेज काम किया होगा, तभी तो जाकर 200 काम हुआ। ये लाइन बहुत काम की है, बस यही लाइन है इस क्वेश्चन की जो कुछ समझने लायक है, या जो मेन बात है। भाई इन्होंने जब काम किया तो तब भी तो इन्होंने काम कितना किया होगा? 200 ही किया होगा ना, टोटल 200 काम था। अगर 200 काम किया है तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 5 5 छंग 30, 30 तो ये आ गया, प्लस 8 दूनी 16, 16 ये आ गया, प्लस 38.5 इंटू सी इज इक्वल टू 200। जब यहाँ से 38.5 इंटू सी बराबर 200 में से 46 माइनस कर दोगे, इन दोनों का सम माइनस करोगे, तो आप कहोगे कि 154 रह गया। हाँ 154 रह गया, और सी तो इसे 38.5 से डिवाइड कर दोगे। बताइए बात क्लियर होगी क्या? ये पॉइंट हमने यहाँ से हटाया, 0 लगाई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कैलकुलेट करके देख लेना, सी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, जो सी की वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब ये क्या आया है? पहले तो बात ये सोचने वाली कि ये आया क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये क्या आया है। ये आई है इफिशिएंसी ऑफ सी आया है। अगर इफिशिएंसी ऑफ सी आया, यही तो हमसे पूछा था, तो इस इफिशिएंसी से सी अकेला कितने दिन में कर देगा काम को? टोटल काम को 200 काम था, 4 की इफिशिएंसी है, तो कितने दिन में हो जाएगा? 50 दिनों में ये काम हो जाएगा। बताइए ये बात समझ गए क्या? तो ये टोटल काम कितने दिनों में होगा? 50 दिनों में होगा। ये इस क्वेश्चन की अप्रोच थी। बताइए पॉइंट क्लियर हुआ? गुड। अगर बातें बिल्कुल समझ में आ रही है और बातें पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपनी अप्रोच को लेकर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच और किस तरीके से किया गया है और किस तरीके से नहीं, बातों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने कि 3 पर्सन है, पी क्यू एंड आर, 3 व्यक्ति है, पी क्यू एंड आर एक सर्कुलर रेस है, मतलब इस तरीके से एक सर्कुलर रेस है जिसकी लेंथ जो है या डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर है। पी क्यू और आर 3 व्यक्ति दौड़ रहे हैं। इनकी स्पीड कितनी दी है इसने? इनकी स्पीड दी है इसने, पहले की स्पीड दी है कहाँ गया भाई? 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी है। और आपसे पूछा है ये कब एक साथ मिलेंगे। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, कहाँ गया? हाँ 38 आवर्स। दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको 36 आवर्स, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है 24 आवर्स, और ये दिया गया है फिर आपको 28 आवर्स। ठीक है, ये डाटा आया है। इस डाटा के आधार पर अब देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये शायद क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी रिसेंट एग्जाम में ये बहुत बातें पूछी जा रही है।
रिसेंट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में बात हो, ये क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ का, तो आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं? एलसीएम लेते हैं टाइम का, ये पॉइंट की बात है। लेकिन इस डाटा के अंदर अगर आप देख पाते हैं, इस डाटा के अंदर टाइम दिया ही नहीं है, तो आप एलसीएम कैसे लेंगे? तो इसलिए पहले आप निकालेंगे टाइम। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम का एलसीएम लिया जाता है। जो इस तरह का क्वेश्चन है उसमें किसका एलसीएम लिया जाता है? टाइम का एलसीएम लिया जाता है। अगर टाइम का एलसीएम लिया जाता है तो पहले देखो पी ने कितना समय लिया होगा, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इसको वो 3 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, तो क्या 12 घंटे नहीं लिए होंगे? ठीक है। क्यू ने कितना समय लिया होगा? 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 के हिसाब से 9 चौक 36, तो कितना किलोमीटर का कितने टाइम लिया होगा? टाइम लिया उसने 9 घंटे। ठीक है। उसके बाद आता है आर। आर ने 36 किलोमीटर को 6 किलोमीटर के हिसाब से कितना टाइम लिया होगा? 6 घंटे। तो आपको एलसीएम इनका लेना है। बताइए, बात समझिए क्या? आपको एलसीएम किनका लेना है? इनका लेना है एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको इनका लेना होगा, 12 का, 16, 9 का और 6 का। आपने एलसीएम लिया 12, 9 और 6 का, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 36 घंटे। और इस क्वेश्चन का आंसर यही था बस, क्योंकि उसने ये पूछा है कि पहली बार कब मिलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 आवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखो, अब छोटे छोटे से क्वेश्चन रह जाते हैं, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। रेशियो का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 6। इसने कहा कि C इज़ 2/3 ऑफ D, और D जो है वो 3/8 ऑफ E। E का 3/8 है। और आपसे पूछा उसने है कि आप मुझे बताओ C और E का क्या रेशियो होगा। ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन है 4:1, दूसरा ऑप्शन है 1:4, तीसरा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3:4, और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1:3। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे नहीं? देखो, एक तो बात ये है कि आप ये सीधा समझ लो, ये जो होता है ये इसके लिए है और ये जो है इसके लिए, तो आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से C/D पूछूं तो आप कहेंगे C/D में ये हो जाएगा, आपने कितना कहा? 2:3 हो जाएगा। और अगर मैं यही बात इसमें लगाऊं तो यहाँ ये हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा। तो आपने कहा D/E कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:8। देखो, जब दो अलग अलग डाटा हो, दो अलग अलग रेशियो हो और उन्हें आप कंबाइन करना चाह रहे हैं, दो अलग अलग रेशियो है और आप चाहते हैं उन्हें कंबाइन करना, तो मेरी बात ये याद रखना, कंबाइन तब हो सकते हैं जब उनमें कुछ कॉमन हो। कंबाइन डाटा तब हो सकता है जब उनमें कुछ कॉमन हो। कॉमन होने का मतलब ये है, एक रेशियो में दूसरे रेशियो में कोई एक कंपोनेंट कॉमन होना चाहिए, तभी जाकर वो बराबर मतलब मिक्स हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। आपने कहा यहाँ पर D जो है वो कॉमन है दोनों में। अब दो कंडीशन आती है, D बराबर भी हो सकता है दोनों में और D डिफरेंट भी हो सकता है दोनों में। अगर D दोनों में बराबर है तो जो वैल्यू जिसकी है बस सीधा वही लिख दो। तो C/D/E कितना बन जाएगा? 2:3:8 बन जाएगा। बात क्लियर हुई? ये बन जाएगा। अब ये तीनों एक फ्रेम में आ गए। अब जो पूछा है वो देख लो। हमसे पूछा क्या है? C/E पूछा है, तो C/E कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 2:8 हो जाएगा। 2 × 2 और 2 दूनी 2 चौक 8, तो 1:4। कितना आंसर आ जाएगा? 1:4 इसका आंसर था। ऑप्शन नंबर बी सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालते हैं, बातों को समझते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यकीन मानिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में क्या कहा, बाई सेलिंग 20 आइटम्स अ शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स। और उसके द्वारा पूछा गया कि प्रॉफिट या लॉस बताओ, मतलब उसने सेल कितने आइटम के 20 और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 5 आइटम्स के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। तो आपसे उसने उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है। मेरी माने तो आपको ये बात ट्रिक में याद रख लीजिए कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस तरीके से होगा, जितने का प्रॉफिट हुआ उतने ऊपर लिखे और इन दोनों का डिफरेंस लिख दे। ठीक है, जितने का प्रॉफिट हुआ उतने ऊपर लिखे और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 - 5 तो 5/15। इजी सी बात है। तो कितना आ जाएगा 1/3 और 1/3 की वैल्यू होती है 33, 1/3%। इसका मतलब इतने का प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर ये था, चुटकियों का खेल था। समझ गए मेरी बात को? ये बहुत आसान सी बात थी, ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं है। मेरे हिसाब से ये बात पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं आज का क्या है क्या नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन ऑफ टुडे सेशन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा थर्ड प्रोपोर्शनल, लास्ट नहीं यार, सेकंड लास्ट है, सॉरी। मीन प्रोपोर्शनल बताना है। मीन प्रोपोर्शनल किसका बताना है 11 और 44 का। देखो मीन प्रोपोर्शनल के लिए मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल रहा है आजकल कि मीन प्रोपोर्शनल बताओ, थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। इसको समझ लेते हैं आप एक छोटी सी बात में। अगर आपको गिवन है ए एंड बी और आपसे पूछा है कि मीन प्रोपोर्शनल बता दो, तब आप क्या काम करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट ले देंगे। जो कुछ होगा वो आंसर होगा। ये ही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। ये मीन प्रोपोर्शनल की मान लो ट्रिक है, मीन प्रोपोर्शनल का मान लो ये कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ लो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं है यहाँ पर बात को लेकर। जितनी बातें काम की हो सकती है उतनी बात तो जानने में बेनिफिट है। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट करना है, 11 × 44 और उसका रूट। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आप यहाँ से कहेंगे 2 1 से आ गया, 11 1 से आ गया और आंसर कितना हो जाएगा 22। बस इस क्वेश्चन का आंसर यही था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही था। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम बात को लेकर। लास्ट क्वेश्चन की भी अप्रोच को क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। इसी के जैसा प्रोपोर्शनल से ही क्वेश्चन है वो भी। और क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। 9 क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि आप थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। किसका बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल, 16 और 24 का। इसके लिए भी बात देख लेते हैं। अगर 2 वैल्यू गिवन हो आपको, इफ गिवन क्या है आपको, गिवन है ए एंड बी और आपसे उसने थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तब आप क्या काम करेंगे। जब आपको 2 वैल्यू गिवन हो और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो दूसरी वैल्यू को 2 बार लिख लो। मतलब b इंटू बी, आप कहे जी सर इसको b इंटू बी ना लिखकर हम b² लिख लेते हैं, b²/a। इसकी ट्रिक हो जाएगी ये। जब 2 वैल्यू गिवन हो और आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा हो तो आप क्या करेंगे, जो दूसरे वाली वैल्यू है उसका डबल करेंगे, मीन थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये कर देंगे बात को। हो गया जी आंसर 24 × 24 और अपॉन 16। 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 2 से किया 12 और 12 तिये 36। तो आंसर कितना आ जाएगा 36 इस क्वेश्चन का आंसर था। बताइए ये बात भी क्लियर है क्या, 36 इस क्वेश्चन का आंसर है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। एक एक बात जो समझाई गई है वो, अगर कुछ मिस्टेक या कुछ इस तरीके का रहता है, डाउटफुल रहती है बातें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बातें अगर समझ में नहीं आती, ये वाली बात बताई जो मैंने इनके पीछे का कॉन्सेप्ट या जो भी बातें कोशिश की है थोड़ी थोड़ी बातें बताने की, ताकि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ बातों को समझें और आपके पास एक ही काम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और दोस्तों को शेयर करें और रिकमेंड करें कि सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही इसका मोटिवेशन है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आप अपने इसी चैनल पर स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ फिर से। थैंक यू। जय हिंद।